नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ वर्षा। भारतीय जनता पार्टी अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है। महज 2 सीटों से सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक का सफर को लेकर बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस व अन्य दल बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है। महज 2 सीटों से सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक का सफर को लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस और अन्य दल के लोग भाजपा को सत्ता के लिए अपने रास्तों से भटकाने और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल भाजपा की राजनीतिक सफर पर नजर डाले तो भाजपा का आधिकारिक तौर पर गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। हालांकि इसकी वैचारिक उत्पत्ति 1951 में देखी जा सकती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू की कांग्रेस से नाता तोड़ दिया और भारतीय जनसंघ का गठन किया। बीजेपी को 1984 के चुनावों में भारी हार से भाजपा को झटका लगा। बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। साल 1989 में 9वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को 85 सीटें हासिल हुई। हालांकि 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के साथ इसका ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा। पार्टी का प्रभाव काफी हद तक हिंदी भाषी राज्यों तक ही सीमित रहा, लेकिन सीटों का ग्राफ बढ़ता रहा। बीजेपी की सत्ता का सफर की शुरुआत 1996 में हुई। वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। फिर इसने साल 1996 में 13 दिनों के लिए सरकार बनाई। 1998 में बीजेपी ने 182 सीटें जीती, लेकिन अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के समर्थन वापस लेने के बाद वाजपेयी सरकार 13 महीने के बाद गिर गई। 1999 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए और बीजेपी ने जीत हासिल की और अटल बिहारी वाजपेयी इस बार पूरे कार्यकाल के लिए पीएम बने। पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारी जीत थी, जो राष्ट्रीय परिदृश्य पर नरेंद्र मोदी के उदय के साथ हुई थी। भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, आज भाजपा 18 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी है। यह ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अटल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। उस राजनीतिक दल के होने का हम गर्व महसूस करते हैं। 51 से शुरू किया, 77 में जनता पार्टी और बाद में 80 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। तो ये लंबी यात्रा चली है और आज देश के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 18 करोड़ से ज्यादा जिसके सदस्य हैं, ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया अटल जी ने, उस राजनीतिक दल के हम होने का गौरव महसूस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जो अटल जी और आडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी है, अब बीजेपी के लोग खुद ही कह रहे हैं कि वह अपने रास्तों से भटक चुके हैं। जिन लोगों ने भाजपा की स्थापना की थी, उनमें से कितने लोग या तो घर बैठ गए हैं या पार्टी छोड़ चुके हैं। जो अटल जी और आडवाणी जी के जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कहते हैं कि वो रास्ता से भटक चुकी है। कितने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में या घर बैठ गए हैं या पार्टी छोड़ चुके हैं। बहरहाल कांग्रेस और विपक्षी दल केंद्र की बीजेपी सरकार पर ईडी, आईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा विधायकों का खरीद फरोख्त कर अन्य दलों की चुनी हुई सरकारें गिराने का भी आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि भाजपा इन आरोपों के बीच अपनी साख बनाए रखने में कितना सफल हो पाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। बीजेपी अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है और अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यालयों में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी, बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत धनंजय जी आपसे। 43वां स्थापना दिवस बीजेपी मना रही है, चुनौती है बीजेपी के सामने भी, कांग्रेस के सामने भी, लेकिन आप कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का
आज 43वां स्थापना दिवस है। जिस जनसंघ हुआ करती थी, जनसंघ के बाद जनता दल हुई, जनता दल के बाद और पता नहीं क्या नाम आया, उसके बाद भाजपा बनके जनता के बीच में बार बार नाम चेंज करके जनता को गुमराह करने की कोशिश किए और जनता का विश्वास पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी दौरान जीत नहीं पाई थी। और आज भी आप देखेंगे जो खुद को विश्व का सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसकी स्थिति है कि इस देश में अगर किसी राज्यों में उनकी सरकारें हैं, वहां पे लोकतंत्र की हत्या करके, लोकतंत्र के विपरीत जाके, जनमत के विपरीत जाके वहां पे सरकारें बनाई गई है। और आज भी देश के जो हालात हैं, अगर देखे जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान की हम बात कर ले या अभी की बात कर ले, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो उन्होंने भी देश में जो संपत्तियों को जो बेचने का काम किया, छत्तीसगढ़ के बालकों को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बेच दिया था, जो कांग्रेस शासनकाल में बालकों का निर्माण हुआ था। और आज तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर सरकारी संपत्ति को बेचने पे आमदा है, तो इनका काम तो दिख रहा है। चूंकि इनके स्थापना दिवस है इसलिए मैं तो भाजपा के प्रवक्ता को बधाई दूंगा, लेकिन एक उद्देश्य होनी चाहिए कि हम इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे भाजपा नेता बोलते हैं कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, बड़ी पार्टी बन चुकी है। कभी आप भाजपा नेताओं के मुंह से इस बात में सुनेंगे कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, शुभकामनाएं उनको। ठीक है, बिल्कुल। संदीप शर्मा जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि 43वां स्थापना दिवस तो मना ही रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की तरफ से भी कहा गया है कि दोहरी चुनौती है 2023 और 2024। किस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे बढ़ रही है? देखिए वर्षा जी, बीजेपी छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में आगे बढ़ रही है। सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ 6 अप्रैल 1980 को, और 6 अप्रैल 1980 को ही जब हमारे अटल जी पहले यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, तब उन्होंने कहा था मुंबई के तट पर कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज आप देख लीजिए 80 के बाद आज 43 साल में कमल कहाँ खिल गया। मुझे इस बात को बताने में कोई संकोच नहीं कि 1980 हमारी पार्टी के बनने के बाद जो 1984 में चुनाव हुआ, उस चुनाव में हमारी मात्र 2 सीटें थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों के साथ लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। पूरे देश में जो लगभग 4100 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें 1450 विधानसभा की सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। आपको बताना चाहूंगा, देश के भीतर जो 31 राज्य हैं, उसमें लगभग 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या हमारे सहयोगी दल के साथ हमारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से गरीबों के लिए काम किया, और भारतीय जनता पार्टी का हमारे जो मूल आइडियोलॉजी है, अंत्योदय योजना, एकात्म मानववाद, जिसके आधार पर हम काम करके गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि सन 1984 के बाद 2004 तक आप देखेंगे वर्षा जी, ये 30 साल में कोई भी राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं की। केवल भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई 30 साल के बाद, और 2014 के बाद 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुमत प्राप्त किया। और सबसे मजेदार बात यह है कि 2014 से ज्यादा सीटें हम जीत करके आए, जिसके बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेसी जो भी बातें करते हैं, मुझे अफसोस होता है कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी जो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, जो नग्न जड़ाती थी वो नग्न जड़ाती है, लेकिन वो आलोचना और गलत आलोचना करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के बारे में मुझको बताते हुए गौरव होता है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्र प्रथम, हमारे लिए कोई परिवार प्रथम नहीं, राष्ट्र प्रथम है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट देखिए। हमारी सरकार बनने के बाद ही हमारी सरकार अटल जी मोदी जी ने 44 करोड़ जनधन खाता खोले। जो गरीब कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखे थे, जो सीढ़ी नहीं चढ़े थे, ऐसे गरीबों के लिए जीरो बैलेंस पर 44 करोड़ जनधन खाता खोलने का काम किया, और उन खाते में आज सीधा उनको लाभ का पैसा पहुंच रहा है। 8 करोड़ से ज्यादा हमने गरीबों के लिए शौचालय बनाने का काम किया। 3 करोड़ से ज्यादा हमारी सरकार ने लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास दे दी है। अब तक 11 करोड़ लोग जो हैं उनको हमने गैस कनेक्शन महिलाओं को दिए हैं। 80 करोड़ लोगों को पिछले 2-3 वर्षों से नरेंद्र मोदी की सरकार कोविड आने के बाद मुफ्त अनाज दे रही है, 5 किलो प्रति यूनिट प्रति महीना, और 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन का काम ये केवल भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार कर सकती है। और ये बेहतरीन पार्टी है, हमको गौरव है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। ये पार्टी जो है देश के लिए काम करने वाली पार्टी है, किसी परिवार की पछलग्गू पार्टी नहीं है। देश का कल्याण ही हमारे लिए जो है सर्वोपरि है। ठीक है, बिल्कुल।
राम अवतार तिवारी जी, आपकी भी प्रतिक्रिया। 43वां स्थापना दिवस बीजेपी मना रही है और दावा यही है कि हम गरीबों के लिए हैं, हम गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं, किसानों के हित में हम लगातार फैसला ले रहे हैं। लेकिन आप इस वक्त बीजेपी को कहां देखते हैं? भाजपा के आज सारे सदस्यों को बधाई, जो उसके सदस्य हैं स्थापना दिवस पर। और बधाई इसलिए कि सत्ता का चरित्र अलग होता है और संगठन का चरित्र अलग होता है। फिर भी संगठन में जो लोग जुड़े हैं, संदीप शर्मा जी जैसे निष्ठावान, जिनको पद की इच्छा है, जिनको एक पार्टी के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए काम करने की एक जुड़ाव के साथ काम करते हैं, ऐसे लोगों की उनके पास टीम है जो समर्पित तरीके से काम करती है अपने पार्टी के उद्देश्यों के लिए, अपने पार्टी की विचारधारा के लिए, और वो समर्पण के साथ। तो ये इतनी जल्दी जो भाजपा खड़ा हुई है, उसके सबसे पहले बड़ा कारण है उसकी विचारधारा, उसकी समर्पण टीम, और पीछे में जो आरएसएस खड़ी है, वो आरएसएस ऐसी सोच पैदा करती है, ऐसा उद्देश्य को लेकर चलती है, ऐसे वातावरण तैयार करती है और उन्हें उनको ही तैयार करके भाजपा में भेजती है। और भाजपा में आज जो एक संघ से जुड़े हुए जो रहे हैं, काम किए हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसी टीम है भाजपा के पास जो अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, तभी जनता की पहली पसंद बने हैं। देखिए, जनता के हितों के लिए जो कौन ज्यादा सोच रहा है, जनता की भावनाओं को कौन समझ रहा है, तो भाजपा जनता की भावनाओं को समझने में बहुत जल्दी की और इसीलिए जल्दी अपना जनाधार तैयार की और फैसले ऐसे लिए जो उसने वादे किए, वो वादे चाहे धारा 370 का हो, चाहे जितने प्रकार के उन्होंने वादे किए, उन वादों को पूरा करने के लिए संकल्प लिया और संकल्प करके पूरा करने में पूरा जद्दोजहद लगाया। तो भाजपा की जो टीम है काम कर रही है, चाहे गांव का स्तर का हो, चाहे दिल्ली का स्तर का हो, उन कार्यकर्ताओं के समर्पण, उनकी सक्रियता, उनके जनता के प्रति जुड़ाव और ऐसे फैसले और ऐसी रणनीतियां, भाजपा की जो रणनीतियां हैं वो इतनी कारगर साबित हो रही है। चुनावी रणनीति वो लगातार जो पार्टी सफलता हासिल कर रही है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य जो है जीत, अंतिम लक्ष्य सत्ता, तो और अपना उद्देश्य, तो इसमें पूरा करने में भाजपा सफल हुई है। और जनता ने भी उसको जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को आप ये समझ सकते हैं कि पार्टी में कुछ तो है दम। ठीक है तिवारी जी, लेकिन क्या ये खूबियां हम किसी अन्य दल, चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें, क्या इन दलों में हम नहीं देखते हैं? जैसे कि बीजेपी तो लगातार काम कर रही है, बूथ मैनेजमेंट उसका बेहतर है और हर एक कार्यकर्ता को जो है एक जिम्मेदारी दी गई है, और आगे भी कहा जाता है कि बीजेपी अगर हारती है या जीतती है तो दोनों ही जगहों पर वो शुरुआत से ही काम करना शुरू कर देती है। लेकिन क्या ये अन्य दलों में भी हम देखते हैं? भाजपा की तुलना कम्युनिस्ट पार्टी से की जाती, जिस तरह से उनके संगठन है, जिस तरह से उनकी विचारधारा वो की जाती थी। हालांकि वो पार्टियां खत्म हो गई, कम्युनिस्ट जैसी पार्टियों का संगठन है वो इसी तरह का माना जाता था। मगर राजनीतिक दलों में भाजपा के जैसा संगठन किसी और दल में नहीं है। तो बाकी दल जो है भाजपा के संगठन का, उसकी कार्यप्रणाली का और उसकी टीम का तो अनुसंधान करते रहते हैं, उस तरह की टीम बनाना चाहते हैं और ऐसे उद्देश्य के साथ चलने की कोशिश करते हैं। तो तभी भाजपा खड़ी हुई है। तो भाजपा के खड़ा होने में उनके करोड़ों जो कार्यकर्ता हैं वो एक बड़ी पूंजी है, और उन पूंजी उसको सहेज कर रखे हुए हैं आज भी। नहीं तो सत्ता में आने के बाद बहुत तेजी से अवगुण होते हैं और उन अवगुणों से उनके कार्यकर्ता अपेक्षाकृत दूसरी पार्टियों से कम है। ठीक है। और सत्ता के लालच में काम करते नहीं दिखते। वो अपने उद्देश्य, उनकी सोच और उनका लक्ष्य जो है वो अलग होता है। वो सत्ता के लिए काम करते नहीं दिखते, पद के लिए काम करते नहीं दिखते। ये अच्छी चीज की प्रशंसा
सभी को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और उसको आत्मसात करनी चाहिए कि कैसे आत्मसात करके हम भी उसी तरह काम करें, हमारा भी उद्देश्य हो, हमारा भी दृढ़ संकल्प वैसी हो, और समाज की बेहतरी के लिए कैसे और अच्छा काम किया जा सकता है, और जनता के बीच संवाद, जनता के बीच उनकी चाहत की योजनाएं लाना, ऐसे चीज जब करेंगे तभी राजनीतिक दल जो है वो सफल होंगे, और लोग भी सफल होंगे, समाज भी स्वीकार करेगा। ठीक है धनंजय जी, अब क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को हमने सुना कि उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं के सामने दोहरी चुनौती है, एक तो 2023 का चुनाव हमें छत्तीसगढ़ में जीतना है, 2024 में फिर से हमें मोदी की सरकार बनानी है, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि आप भी काम कर रहे हैं और इस वक्त सरकार में हैं, लेकिन पूरी कोशिश बीजेपी की यही है कि इस बार आपको पछाड़ के वो सत्ता में आ जाए, अब आपके आगे क्या रणनीति है? देखिए, हमारी सरकार जो जनता से वादा की है उसे पूरा करने का काम की है। हमारी सरकार कभी जनता को धोखा नहीं देती, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें धोखा देती है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहां बैठी, आप देखेंगे सत्ता के लुलुकता में किस प्रकार से लोकतंत्र की गला को घोटा जा रहा है, ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है, और जनता की सरकार को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच में तानाशाही रवैया है, डिक्टेटर टाइप की सोच रखते हैं, डरा दो, धमका दो, कर दो, ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं लोग। तो इनके पास संगठन नाम का चीज नहीं है, ये एक गुंडागर्दी की चरित्र में जीने वाले, समझिएगा कारण। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार को जनता ने डाल दिया था, वहां पे क्या हुआ पूरा देश ने देखा, महाराष्ट्र में क्या हुआ पूरा देश ने देखा, कर्नाटक में क्या असर हुआ पूरा देश ने देखा है। तो जिनके पास जनता का समर्थन नहीं है, जो बंदूक लगा के समझ, बंदूक का तात्पर्य यह होता है कि संविधान का बता रहा हूं, वो पार्टी का भी देश की भला नहीं चाहती। आज देश में हालात जो है, तो कांग्रेस की सरकारों ने जो देश को मजबूत किया था, आज हालात यह चीन जो है हमारे देश के रक्षा को नाम बदल देता है, नरेंद्र मोदी से आवाज नहीं निकल पाती है। अडानी का जो फाट है, जिसमें देश के गरीब जनता का पैसा जो में लगा है, जो LIC में लगा है, उस पैसे की बात करते हैं। जब सदन में हमारे नेता के पैसा कहां से आया, जो अडानी के सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए जो जमा हुआ है, ये पैसा किसका है? तो वहां पर नरेंद्र मोदी जी जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार संरक्षण देने काम करते हैं। दूसरी बात, अभी संदीप शर्मा जी को सुना था कि वो कह रहे थे कि गरीबों के लिए काम करते हैं। अरे कैसे गरीबों के लिए काम कर रहे हैं? इस देश में जिनके 45 साल पुराने हालात है रोजगार के विषय में, यहाँ पे दूध दही के टैक्स में आजादी के बाद कभी टैक्स नहीं लिएगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद उस गरीब के दूध में भी टैक्स ले जा रहे हैं, उस अगरबत्ती पर टैक्स ले रहे, जूते चप्पल पे कभी टैक्स नहीं लगा। लेकिन धनंजय जी, उसके बाद भी तो समर्थन बीजेपी को ही मिल रहा है। दूसरी बात तभी तो 2018 में आई, 2019 में जीतना हारना विषय नहीं होता। कांग्रेस पार्टी तो वर्षों तक सत्ता में रही है, कभी अहंकार और घमंड नहीं किए। इसी देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को 440 सीट का भी मैंडेट दिया है, और उस दौरान भी अहंकार में नहीं थे, और बल्कि भाजपा के एक नेता जिनको विपक्ष में रखना था, हमने सांसद को भी इस्तीफा दिलाया था। तो ये अहंकार में नहीं होती कांग्रेस पार्टी, सत्ता आती और जाती है। अगर आप जनता काम करने का दावा कर रहे हैं, हालात यह है कि कोविड का दिखेंगे, इस देश का मजदूर, इस देश का आम व्यक्ति इस कोविड काल के दौरान जो मनमानी का लॉकडाउन कर दिया गया, ट्रेनें बंद कर दी गई, बस बंद कर दी गई, हवाई जहाज बंद कर दिया गया। हमारे देश का नागरिक यहाँ सड़कों पर पैदल घूम रहे थे, भटक रहे थे, भूख से मौत हो रही थी, दुर्घटना शिकार हो रहे थे। ये कैसी गरीबों की सेवा है? ठीक है, ये जवाब ले लेते हैं धनंजय जी। रोजगार मांगे तो काम नहीं कर सकते, तो आप भाजपा बड़ी पार्टी बन सकती है देश को, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ने चोट करने काम किया सरकार। ठीक है, संदीप जी जवाब दीजिए। देखिए वर्षा जी, मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि 2023 और 2024 के दोनों चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी 2024 का चुनाव तो और प्रचंड मतों से जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से धरातल से खिसकते जा रही है, जिस ढंग से देश के नक्शे से गायब होते जा रही है, जो परिवारवाद के कारण, वो परिवारवाद इस पार्टी को लेकर के डूब जाएगी। लेकिन आज भी इनको समझ नहीं है कि पार्टी किस ढंग से इनकी रसातल में जा रही है। इनको परिमार्जन करना चाहिए, अपने चिंतन करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले राम अवतार जी हमारी पार्टी के संगठन के विषय में भी बात कर रहे थे और गरीब कल्याण के विषय में भी बात कर रहे थे। मैं हमारी जब पार्टी जीती थी 2014 के चुनाव में, तो दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करने की जो ढांचा है, भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से वनवासियों के बीच काम करती है, मजदूरों के बीच काम करती है, किसानों के बीच काम करती है, और समाज के विभिन्न जो वर्ग घटक है, उन घटक के बीच जिस ढंग से काम करती है, वो अनुकरणीय है। और कांग्रेस को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में जिस ढंग से काम करती है, संस्कृति के क्षेत्र में जो काम कर रही है, वो बहुत ही एक कहना चाहिए वो मील का पत्थर है। और इस बात को स्वीकार किया था दिग्विजय सिंह ने
कि हमको भी इसी ढंग से स्कूल कांग्रेस को चलाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है इस तरह के काम नहीं कर सकती, क्योंकि इनका लक्ष्य परिवार के पीछे घूमना है और एक परिवार के आधार पर वोट बन जाकर के सत्ता के जो है मलाई चाटने से ज्यादा कोई दूसरा काम नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विषय में आपको बता रहा हूं कि जिस ढंग से बातें कर रहे हैं, भारत आज सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। कल ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो देश में आज जो भारत बढ़ा है उसके बड़ाई कर रहे हैं। पूरे दुनिया के भीतर 18 से 20 देश आज रुपया में लेन देन शुरू कर दिए हैं। भारत आज मजबूत देश हुआ है, G7 से G20 का नेतृत्व कर रहे हैं। आज भारत के जो ताकत है, जब मैं हमारा एक नारा होता था कि शक्तिशाली भाजपा शक्तिशाली भारत, आज जैसे जैसे भाजपा शक्तिशाली होते जाएगी, मेरा दावा है कि भारत मजबूत होता जाएगा। और जिसका सीधा उदाहरण है, आज हम रक्षा के क्षेत्र में मजबूत हुए हैं। हम एक छोटे से बंदूक और गोली के लिए विदेशों का रास्ता देखते थे, बम के गोले और बारूद के लिए हम रास्ता देखते थे। आज हमारे युद्ध के सैनिक सेना मजबूत हुआ है, बॉर्डर सुरक्षित हुआ है, हमारे सैन्य शक्ति मजबूत हुई है। आज देखिए हम कितने किस्म के मिसाइल बना रहे हैं, कितने किस्म से हम रोड एंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। हमारे ऑटोमोबाइल का काम कहां चला गया? हम हाइड्रोजन से कार चलाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लिथियम हमारे देश में मिल रहा है, हम बैटरी बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी को ना तो समझ आने वाली है, क्योंकि वे सब लोग एक परिवार के पीछे और चॉकलेटी लोगों के पीछे अगर जो लोग पड़े हुए हैं, उनको ना तो देश समझ आएगा, ना समाज समझ आएगा, ना गरीब समझ आएगा। ये केवल एक परिवार के पीछे घूमेंगे। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम, हम राष्ट्र प्रथम वाले लोग हैं और राष्ट्र के सिवाय हमें कोई दूसरा चीज हमको ना तो दिखाई पड़ता, ना हमको कुछ समझ आता। ये हमारा कहना है। ठीक है तिवारी जी, देख रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में कि लगातार जो कार्रवाई है ईडी की वो हमें देखने को मिल रही है, और ऐसे में कांग्रेस भी ये जो है इसको लेकर विरोध कर रही है और आरोप यही है कि ये राजनीतिक फायदा बीजेपी को पहुंचाएगा। क्या आपको लगता है वाकई में ये जो कार्रवाई है ये बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है? जो ईडी की कार्रवाई चल रही है उसका दुरुपयोग की आशंकाएं के आरोप जो लग रहे हैं वो कैसे और क्यों लग रहे हैं ये सोचने लायक है। क्या ईडी जो है भाजपा शासित राज्यों में क्यों नहीं पहुंचती, भाजपा के नेताओं के यहाँ क्यों छापा नहीं मारती, जो भाजपा में शामिल होता है उसकी जांच क्यों बंद हो जाती है, और जो कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस शासित राज्य है या भाजपा के विपक्षी जो है, चाहे जनता दल हो, चाहे ममता बनर्जी को हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, तो ऐसे कार्रवाई करने से कि मेरा आदमी सही है, हम सही हैं, दूसरे सब के सब बेकार हैं, ये तो हो नहीं सकता। सभी बेकार और सभी अच्छे तो सब जगह नहीं हो सकते। तो अब इसकी परिभाषा जो समझ से परे है, क्या जांच एजेंसियों के दुरुपयोग हो रहा है, क्या इस तरह के राजनीति जो है सत्ता का चरित्र अलग होता है और संगठन अलग होता है, बताने का दूसरा होता है और करने का दूसरा होता है, तो ये चीजें खासकर होनी नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार का सभी लोग विरोध करते हैं, भ्रष्टाचार नहीं होनी चाहिए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, मगर ये बयानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। भाई मेरा भ्रष्टाचारी है तो उसको बचाओ और उसका भ्रष्टाचारी है तो उसको जेल के सलाखे में डाल दो। तो इस तरह की जो नीतियां हैं वो नीति रुकनी चाहिए और इसका निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। उससे जांच एजेंसियों का भी प्रभाव बढ़ेगा, उनके प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी और अच्छा काम होगा और वास्तविक में जो गलत लोग हैं वो डरेंगे। ठीक है संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप जी आप अपना 10 सेकंड में अपना जवाब और उसके बाद में धनंजय जी आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए वर्षा जी, लालू प्रसाद यादव की विरुद्ध कार्रवाई की हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं पर नहीं थी, जो जेल में है। आपको बताता हूँ नेशनल हेराल्ड का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया है, वो कोर्ट में जिस समय गया और जिसमें जांच शुरू हुई इसकी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी। आपको बताना चाहूंगा कि जितने लोग आज जेल में छत्तीसगढ़ में भी गए हैं और जो छत्तीसगढ़ में जेल गए वो कोर्ट से बेल करा सकते हैं अगर उनके खिलाफ गलत कार्रवाई हुई तो। लेकिन कोर्ट ने भी इस बात को प्रथम दृष्टया माना है कि इनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, इसलिए ये लोग 3-3, 4-4 महीने से जेल में हैं, इनको जमानतें नहीं मिल रही है। और अगर कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग करप्शन किए हैं, अगर इनके पास तथ्य है तो इनको कोर्ट जाना चाहिए, इनकार नहीं है। और अंतिम बात मैं बात समाप्त करूंगा, कांग्रेस पार्टी समेत 17 पार्टी सुप्रीम कोर्ट गए थे ईडी की कार्रवाई के लिए
और ये तो ये कहते हैं कि इसी कार्रवाई में जो है हमारे राहुल गांधी के खिलाफ ये धारा नहीं लगनी चाहिए, इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उनके खिलाफ, उनके लिए अलग कानून बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा करके इनको वहां से भगा दिया। कल आप देखिए उन्होंने कह दिया हम ईडी के खिलाफ कोई सुनना नहीं चाहते। ठीक है, धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, हेमंत विश्वकर्मा जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी नेता भ्रष्टाचार का बुकलेट जारी करते हैं, आज वो भाजपा के मुख्यमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी उसकी जयकारा लगाते हैं। येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के उस पर आरोप लगाए थे, आज वो सबसे सर्वोच्च नेता है भाजपा के नारायण राणे, जिस पर भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाया, शिवेंद्र द्विवेदी, ये सब भ्रष्ट लोग हैं ना, ये आज मोदी जी के साथ खड़े नजर आते हैं। तो समझ में आता है ना, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं चाहती, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में मिलाना चाहती है। और मैं तो कह रहा हूं ना, विश्व का सबसे बड़ा फ्रॉड पार्टी कोई है तो वो भाजपा है, जो जनता से किए वादों को पूरा नहीं करती, जनता पर टैक्स लगाती है, देश की संपत्ति बेचती है और भ्रष्टाचारियों को बचाती है। ये सबसे ज्यादा फ्रॉड पार्टी है देश की। ठीक है, बहुत शुक्रिया धनंजय जी हमसे जुड़ने के लिए। संदीप जी आपका भी और राम अवतार तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो बीजेपी अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है और अब लक्ष्य यही है कि 2023 छत्तीसगढ़ में अब कैसे आगे जो है वो सत्ता में काबिज होना है बीजेपी को, इसको लेकर दोहरी चुनौती है। 2024 भी है, कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन 2023 में आखिर क्या बीजेपी कमाल दिखा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।